हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छी तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो आज आप सब लोग एक नए जोश और उमंग के साथ में जुड़ जाइए। हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। किरण प्रकाशिकी के बाद में जो नई यूनिट आती है 12th क्लास के अंदर, उसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। और ये वेव ऑप्टिक्स जो है 12th क्लास के अंदर 5 नंबर आपको दे करके जाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो या फिर उम्मीद है कि आप क्लासेस को लगातार पूरी वीडियो देखने की आप लोग कोशिश किया करो, क्योंकि आधा अधूरा जो भी है पर्पज है वो कभी भी ये मान के चलो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखने से आप लोगों का जो ज्ञान है, सेकेंड जो क्लास होगी वो तभी आपकी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी जब तक कि आपको पहली क्लास आप लोगों ने पूरी नहीं देखी है। इसलिए चैनल के ऊपर अंत तक जुड़ने का प्रयास करें, जुड़ते रहें, सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको कृपया करके उनकी भी हेल्प हो जाए, इसके लिए आप लोग उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है। तरंग प्रकाशिकी के अंदर देखो क्या होगा। मैंने आपको बताया किरण प्रकाशिकी के अंदर हम लोग जो प्रकाश को क्या मानते थे, किरण मानते थे। यहाँ पे प्रकाश को क्या मानेंगे, तरंग मानेंगे। और प्रकाश को तरंग मान करके इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं आने वाली हैं एक बार मैं आपको बता दूं, ताकि आपको ये चैप्टर का थोड़ा परफॉर्मा आप सब लोगों के सामने थोड़ा तैयार हो जाए। एक पहली घटना जो आप लोग पढ़ोगे उसका नाम है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। दूसरी जो घटना आप लोग पढ़ोगे वो है विवर्तन, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। और तीसरी जो घटना आप लोग पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर वो है ध्रुवण, लाइट ऑफ पोलराइजेशन। और चौथी घटना जो है वो आएगी, यहाँ पे घटना नहीं मतलब कुछ प्रकाशिक युक्तियाँ। मतलब यहाँ पे भी प्रकाशिक युक्तियाँ आप लोग पढ़ोगे, जैसे पिछली वाली यूनिट के अंदर आप लोगों ने देखी थी, वैसे यहाँ पे भी सूक्ष्मदर्शी आएगा और एक क्या आएगा, दूरदर्शी आएगा। हम सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विवेदन सीमा और विवेदन क्षमता की बात करेंगे। लेकिन अब की बार जो मैंने आपको बताया कि 30% सिलेबस को कम किया गया है, उसके अंतर्गत व्यतिकरण हम लोगों को पढ़ना है, विवर्तन भी पढ़ना है, ध्रुवण भी पढ़ना है। लेकिन प्रकाशिक युक्तियों को इस पोर्शन से हटा दिया गया है, इसलिए सिर्फ हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। जो जो हमारे 12th क्लास के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा और जो आपको नंबर दे करके जाएगा और नॉलेजेबल भी होगा, उन सब की हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो व्यतिकरण हालांकि बाद में आएगा। इन सब घटनाओं को, इन तीनों घटनाओं के अंदर कोई आपसे पूछे कि व्यतिकरण के अंदर प्रकाश को क्या माना जाता है, तरंग माना जाता है। विवर्तन के अंदर भी क्या माना जाता है, तरंग। ध्रुवण के अंदर भी क्या मानेंगे, तरंग मानेंगे। पहली बात तो ये सारी की सारी घटनाएं जो है प्रकाश की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करती है, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। इन तीनों घटनाओं को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ सिद्धांतों की बात की जाती है। कुछ वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश को तरंग मान करके कुछ सिद्धांत दिए। उसके उस क्रम के अंदर पहला जो विद्वान था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन तो आपको पता ही है, फेमस आदमी है, सभी जगह पे पहुंच जाता है पहले ही। तो न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने बताया, हालांकि न्यूटन का जो कणिकावाद का सिद्धांत है वो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, फिर भी मैं इसके अंदर एक दो इंपॉर्टेंट बातें जो इसने बताई थी उनकी मैं चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ। न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ज्यादा कोई खास बातें आपको याद नहीं रखनी है। न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश को कण माना। क्या माना, कण माना। और बताया कि प्रकाश जो है किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश वो छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है और वो सभी कण एक सीधी रेखा के अंदर चलते हैं, जिनको इसने क्या कहा, कणिकाएं कहा। मतलब न्यूटन के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, उन कणों को इसने क्या कहा, कणिकाएं कहा। और इसने बताया कि कणों का जो आकार होता है, कणों का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है और कणों का आकार जो है वो कलर को प्रदर्शित करता है, रंग को प्रदर्शित करता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, न्यूटन ने अपने कणिकावाद सिद्धांत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई, इसने बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सघन माध्यम में तो क्या होती है, ज्यादा होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात ये, लेकिन आपको पता है कि प्रकाश ऐसा होता नहीं है। आगे जाकर के सन 1850 के अंदर इस बात को गलत ठहराते हुए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फोकाल्ट। क्या नाम था, फोकाल्ट। फोकाल्ट नाम के विद्वान ने यह बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, विरल माध्यम में होती है।
और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए जब ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई, आगे जाकर के आपको पता है कि मैक्सवेल भी एक सिद्धांत मतलब फॉर्मूला देता है कि सी की जो वैल्यू होती है वो 1 कितनी होती है √μ0ε0 होती है। यहाँ से भी कौन सी वैल्यू निकल के आई थी फिर ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निकल के आई थी। तो ये बात जब प्रूफ हो चुकी थी कि प्रकाश की चाल तो विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, तो इस सिद्धांत को जो है मान्यता क्या देने लगी, इसको कम मान्यता दी जाने लग गई। तो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। इसके अंदर आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि इसने प्रकाश को क्या माना, प्रकाश को मतलब इसने बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, और उन कणों को क्या कहा इसने, कणिकाएं का कणों का आकार बहुत छोटा होता है, और कणों का आकार किसको प्रदर्शित करता है, कलर को प्रदर्शित करता है, रंग को प्रदर्शित करता है। साथ ही इसने क्या बात बताई कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा होती है, विरल माध्यम में क्या होती है, कम होती है। इसीलिए इनका मानना था कि पानी का जो तल होता है, जल का जो तल होता है वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल का तल जो होता है, पानी का जो तल होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या बताया, क्योंकि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा होती है, इसलिए ये तल जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन बाद में माना गया कि प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होती है, विरल माध्यम में ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसने बताई थी, फौकाल्ट नाम के वैज्ञानिक ने बताई सन 1850 के अंदर। तो ये सिद्धांत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस क्रम के अंदर दूसरा जो सिद्धांत आएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इस चैप्टर का, जहाँ से कृष्ण आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, उसको आप लोगों को देखना है। और एनसीईआरटी के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर यही सिद्धांत सबसे पहले दिया गया है। तो उस सिद्धांत का नाम है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने ये सिद्धांत दिया था, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, वेव प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर आप लोगों को देखना क्या क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर प्रकाश को क्या माना गया है, तरंग माना गया है। तो सीधी बात है, हाइगेन भी जो है घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, विवर्तन का, व्यतिकरण का, इन सब का अध्ययन करने के लिए प्रकाश को क्या मानेगा, तरंग मानेगा। और इसने जो है, हाइगेन ने प्रकाश को कौन सी तरंग माना, हाइगेन ने प्रकाश को ध्वनि तरंग माना। पहली बात तो ये आपको रट्टा मार के रखनी है, प्रकाश को क्या माना, हाइगेन ने ध्वनि तरंग माना। तो और हाइगेन की जितनी भी बातें होंगी, आप लोग देखना आ गया, ये परावर्तन की व्याख्या भी करेगा, अपवर्तन की व्याख्या भी करेगा, इन सब की बातें करेगा। लेकिन हाइगेन तो इन सब के अंदर पूछा जाए कि हाइगेन ने अपने सिद्धांत के अंदर प्रकाश को कौन सी तरंग माना, ध्वनि तरंग माना, या फिर हाइगेन का तरंग सिद्धांत किस तरंगों के ऊपर लागू होता है। तो किन तरंगों पर लागू होता है, ध्वनि तरंगों पर लागू होता है। अब आगे आगे वैज्ञानिकों ने पूछा, अच्छा जी ठीक है, मान लेते हैं कि प्रकाश ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग है तो सीधी सी बात है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, 11th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि तरंग जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी होती हैं, यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग होती हैं, थोड़ा याद करो 11th क्लास को। एक होती है यांत्रिक तरंग, और एक तरंग कौन सी होती है, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। जिन तरंगों को संचरित होने के लिए, चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिन तरंगों को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो तरंगें तो कौन सी होती हैं, यांत्रिक तरंग। जैसे कि ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अपने आप तो उत्पन्न हो नहीं सकती, किसी स्पीकर के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से, तालियों को पीटने के माध्यम से, पत्थर को भिड़ाने के माध्यम से हमेशा ध्वनि उत्पन्न होगी। ऐसे नहीं है कि ध्वनि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो सीधी सी बात है, ध्वनि तरंग है, भूकंपी तरंगे हैं। अब भूकंप आएगा तो सीधी सी बात है किसी जमीन के अंदर आएगा, ज्वालामुखी तरंगे हैं, जल तरंगे हैं, जल तरंगों को चलने के लिए लिक्विड माध्यम की आवश्यकता होगी। तो जिन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो कौन सी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती है। और जिन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुले आसमान के अंदर, त्रिविमीय आकाश के अंदर, या फिर निर्वात के अंदर क्या कर सकती हैं, निर्वात या विरल माध्यम के अंदर क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं, संचरित हो सकती हैं। वो सारी तरंगें कौन सी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक कौन सी होती हैं,
देखो तरंगों वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तरंगों की बेसिक बातें अपन को जब तक पता नहीं होगी तो इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो याद रखना, यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अनुदैर्ध्य और एक होती हैं अनुप्रस्थ, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड के अंदर लेटी रहेंगी जिन तरंगों का निर्माण कण के ऐसे संचरण की दिशा की समांतर कंपन से, अगर संचरण की दिशा की समांतर अगर कंपन करेगा कण, तब जिन तरंगों का निर्माण होता है वो तरंग तो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य। और कण जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऐसे कंपन करेगा, तब जो तरंग बनेगी वो तरंग कौन सी होती है, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो समांतर कंपनों से ऐसे याद रख लो, समांतर होगा जिनके अंदर कंपन कण का, वो तो कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य। और कण जो है वो संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेगा, तो वो कौन सी तरंग होती है, वो होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये बातें मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई हैं, इन बातों के लिए इधर समझो। हाइगेन ने प्रकाश को कौन सी तरंग माना, ध्वनि तरंग माना। और ध्वनि तरंग माना तो ध्वनि तरंग, देखो अभी अपने बात करें कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है, कि ध्वनि तरंग को संतुलित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, ध्वनि तरंगों को संतुलित होने के लिए क्या होगी, माध्यम की आवश्यकता। तो ध्वनि तरंग कौन सी तरंग हो गई, यांत्रिक तरंग हो गई। तो वैज्ञानिकों ने हाइगेन से पूछा कि ध्वनि तरंग तो साहब कौन सी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है, तो इनको संतुलित होने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताओ हमें कौन से माध्यम में संतुलित होती हैं। इसका मतलब प्रकाश को संतुलित होने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो हमारे पास किसी न किसी माध्यम के थ्रू आ रहा है। इस बात का मतलब तो यही हुआ, किसी न किसी माध्यम के थ्रू आ रहा है। तो बताओ वो माध्यम कौन सा है। अब यहाँ पे आके हाइगेन की थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई कि अब क्या आंसर दें। इसने दिमाग लगाया, बहुत ही मतलब कि खतरनाक आदमी था। इसने बताई कि ब्रह्मांड के अंदर, सुनना इस बात को, पूरा जो ब्रह्मांड है, कॉस्मस है, इस कॉस्मस के अंदर प्रकाश जो होता है वो एक बहुत ही हल्के माध्यम के अंदर गति करता है, बहुत ही हल्के माध्यम के अंदर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, और इस हल्के माध्यम को इसने क्या बात बताई, एक कल्पना करी। इसने बोला कि कल्पना कर रहा हूं मैं कि एक बहुत ही हल्के माध्यम के अंदर कंपन करता है। ठीक है, और इस हल्के माध्यम का जो वेग होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ई और रो के ऊपर, ई और रो के ऊपर। मतलब इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही क्या होती है, कम, तो इसका वेग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है ई। तो इस बात की उसने बताई, मतलब क्या हुआ, इस बात को सुनना आप लोग, कि प्रकाश को ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग, इसका मतलब प्रकाश कौन सी तरंग हो गया, यांत्रिक तरंग हो गया। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाइगेन ने कौन से माध्यम की बात बताई, हाइगेन ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो एक हल्के माध्यम के अंदर कंपन करता है जिसकी प्रत्यास्थता बहुत ही कम होती है। और इस हल्के माध्यम को इसने क्या नाम दिया, याद रखना, इस हल्के माध्यम को इसने नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया, ईथर नाम दिया। इस बात को याद रखें। तो कोई आपसे पूछे ईथर की कल्पना किसने करी, या फिर ईथर माध्यम की कल्पना किसने करी, तो वो करी थी हाइगेन ने। ये लाइन आपको अगर याद है तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया किसका, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। वापस सुन लो, हाइगेन ने प्रकाश को ध्वनि तरंग माना। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, तो सीधी सी बात है प्रकाश भी कौन सी तरंग हो गया, यांत्रिक तरंग हो गया। अब यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो सीधी सी बात है प्रकाश को चलने के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस माध्यम को उसने क्या नाम दिया, ईथर नाम दिया। ठीक है, जो कि एक सर्वसंदेशिक माध्यम होता है जिसकी प्रत्यास्थता बहुत ही कम और वेग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इस बात की इसने चर्चा करी। अब यहां से वापस आओ, अब ध्वनि यांत्रिक तरंग है, तो अब यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्ध्य और एक कौन सी होती है, अनुप्रस्थ। और ध्वनि के अंदर हमेशा याद रखना, ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य का और अनुप्रस्थ का पता कैसे चलता है, ये पता चलता है, हम लोग एक प्रकाश के अंदर घटना पढ़ेंगे जिसका आगे जाकर के नाम आएगा ध्रुवण। क्या नाम आएगा, ध्रुवण। और ये ध्रुवण की जो घटना होती है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर होती है, अनुदैर्ध्य के अंदर नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, कैसे होती है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे जब ध्रुवण पढ़ेंगे तब। अब इसका मतलब ध्रुवण की घटना किसके अंदर पाई जाती है, अनुप्रस्थ के अंदर। ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य के अंदर नहीं पाई जाती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि यांत्रिक तरंग है। इसका मतलब प्रकाश भी कौन सी तरंग हुआ,
अनुदैर्ध्य तरंग हुआ। प्रकाश भी कौन सी तरंग हुआ? अनुदैर्ध्य तरंग हुआ। प्रकाश अगर अनुदैर्ध्य तरंग है तो इसका मतलब इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अंदर कौन सी घटना नहीं पाई जाएगी? ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाएगी। जबकि प्रकाश को अगर हम तरंग माने तो तरंग प्रकृति तो क्या शो करती है कि व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकेगी? ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकेगी। ये आगे जाकर के कौन बात प्रूफ करेगा? ये बात प्रूफ करेगा आगे जाकर के एक साइंटिस्ट आएगा, मैक्सवेल। ये सिद्धांत जो आइगेन वाला फेल कहाँ पे हो जाएगा? मैक्सवेल का जब सिद्धांत आ जाएगा उसके बाद में सिद्धांत ये फेल हो जाएगा। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या बात बोलेगा? मैक्सवेल जो है वो प्रकाश को क्या मानेगा? वो प्रकाश को मानेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग मानेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश को मानेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संतुलित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर आपको पता है कि एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि एक दूसरे के भी क्या होते हैं? लंबवत, और संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत। इस प्रकार से कंपन करते हुए और एक तरंगों का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होगी फिर? अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ, सीधी सी बात है। प्रकाश भी कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ होगा तो सीधी सी बात है इनके अंदर किसकी घटना पाई जाएगी? ध्रुवण की घटना पाई जाएगी। ये सिद्धांत सारी की सारी बातों को क्वालिफाई कर देता है, लेकिन ये सिद्धांत सारी की सारी बातों को क्वालिफाई नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। ध्रुवण की घटना को ये परिभाषित नहीं कर पाएगा, इसलिए सिद्धांत आगे जाकर के क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत ने क्या क्या बातें बताई, किस हद तक ये सिद्धांत पास हुआ, किस हद तक इस सिद्धांत ने मतलब क्या क्या बातें बताई, वो सब हम लोगों को पढ़ने डिटेल से। ठीक है, अभी तक इस बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। प्रकाश को मोटी मोटी बातें याद रखो। हाइगेन ने प्रकाश को कौन सी तरंग माना? ध्वनि तरंग माना। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेन ने कौन सी माध्यम की कल्पना करी? ईथर माध्यम की कल्पना करी, जिसका वेग ज़्यादा और ये प्रत्यास्थता क्या होती है? कम होती है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश को कैसी तरंग माना जाएगा? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य है, तो प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होगी, ध्रुवण की घटना इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ हाइगेन ने और क्या क्या बातें बताई। हाइगेन ने आगे चल के ये बातें बताई कि प्रकाश ईथर माध्यम में गति तो करता है। प्रकाश कौन सी माध्यम में गति करता है? ईथर माध्यम में। बहुत ही हल्के माध्यम के अंदर वो गति करता है, बहुत ही तीव्र मतलब वेग से गति करता है। और प्रकाश जब ईथर माध्यम के अंदर गति करता है तो तरंगों के रूप में तो आ रहा है, लेकिन वो दो चीजें आपको याद रखना है कि प्रकाश, इस हाइगेन के अनुसार कि प्रकाश जो है वो ईथर माध्यम के अंदर तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलता है। इसने दो वर्ड और काम में लिए। प्रकाश जो किस किस के रूप में गति करता है? तरंगागर। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। प्रकाश तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में गति करता है। द्वितीय तरंगिकाएं, इन सब के रूप में गति करता है, तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में। अब तरंगागर क्या होता है, द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती हैं, इनको भी ये परिभाषित करता है। कौन? हाइगेन। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तरंगागर के बारे में। तरंगागर के बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? द्वितीय तरंगिकाओं के बारे में। आई होप आप लोग जो है क्लास को कंटिन्यू इससे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास शेयर करते रहिए और अपने साथियों को भी लगातार इस क्लास से जोड़ते रहिए। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करेंगे तरंगागर की, वेव फ्रंट की। तरंगागर क्या होता है इस बात की बात करें। देखो क्या होता है तरंगागर। तरंगागर की आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तरंगागर की वही परिभाषा है जो किसी एक वर्त की परिभाषा होती है। वर्त की परिभाषा अगर आपको थोड़ी बहुत याद है, तरंगागर की परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। देखो तरंगागर क्या होता है, अगर किसी भी सतह के ऊपर प्रकाश आपतित हुआ, ऐसे आपतित हुआ, ठीक है, और वो प्रकाश सभी दिशाओं के अंदर समान रूप से फैल गया, या फिर इस प्रकाश ने जिस जिस दिशाओं के अंदर ये फैला है वो सारे की उन सारी दिशाओं के, देखो जैसे मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं। मान लो यहाँ से आकर के प्रकाश इस बिंदु के ऊपर आकर के गिरा। पहली बात तो देखो तरंगागर की परिभाषा को समझाने से पहले मैं इसके प्रकारों की परिभाषा बता रहा हूँ, तभी आपको तरंगागर की परिभाषा थोड़ी ठीक तरीके से समझ में आएगी।
तरंगागर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले मैं तरंगागर की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, उसके प्रकार की बातें बता रहा हूँ। तरंगागर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है गोलीय तरंगागर, एक होता है बेलनी तरंगागर, और एक होता है समतल तरंगागर। प्लेन समतल तरंगागर, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें, गोली तरंगागर की अगर हम लोग बात करें, देखो क्या होता है। इसके अंदर एक बिंदु प्रकाश स्रोत काम में लेना आपको, एकदम से पतला सा प्रकाश स्रोत, जैसे एक बिंदु के जितना, ये प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जैसे आप लोग बिंदु प्रकाश स्रोत का एग्जांपल ये समझ सकते हो, जैसे कि एक टॉर्च है, टॉर्च, पतली टॉर्च एकदम से, जैसे लेजर लाइट वगैरह नहीं होती है, लेजर लाइट, उस लेजर लाइट के रूप में एकदम से बिंदु के जितना एकदम से पतला सा प्रकाश बाहर निकलेगा। तो ये बिंदु प्रकाश स्रोत है। इस बिंदु प्रकाश स्रोत से लगातार जो है प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, और किसके रूप में उत्सर्जित होगा? तरंगों के रूप में, क्योंकि तरंग प्रकाशी की पट रहे हैं। तो इससे मान लो सभी दिशाओं के अंदर तरंगों के रूप में प्रकाश क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। ओके, सभी दिशाओं के अंदर तरंगों के रूप में प्रकाश क्या हो रहा है? इससे उत्सर्जित हो रहा है। और ये क्या है? जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ एस, और एस यहाँ पे क्या है? बिंदु प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इस बिंदु प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं के अंदर समान रूप से प्रकाश जो क्या हुआ? उत्सर्जित हुआ, फैला। अगर इन सभी प्रकाश तरंगों के ऊपर आप लोग एक ऐसे बिंदु बना दें, ऐसे बिंदु बनाओ, इन सभी बिंदुओं की इस बिंदु स्रोत से क्या होनी चाहिए? दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे आप लोग त्रिज्या नहीं खींचते हो क्या, वर्त की त्रिज्या बनाते हो, वैसे ही तो मैंने ऐसे बिंदु इन सभी तरंगों के ऊपर ऐसे बिंदु बनाए हैं, इन सभी बिंदुओं की इस बिंदु स्रोत से दूरी क्या है? ये दूरी क्या है? समान है। ओके, बना दिया। बनाने के बाद अगर आप इन सभी बिंदुओं को बनाने के बाद अगर आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ देते हैं, अगर आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ देते हैं, तो बिंदुओं को जोड़ने के बाद इन सभी बिंदुओं का एक क्या बन गया? ये कि बिंदु पथ बन गया। क्या बन गया? बिंदुओं का, बिंदु को जोड़ने पर क्या बन गया? एक रास्ता बन गया, एक पथ बन गया। इस पथ को क्या बोलते हैं? बिंदु को जोड़ने पर बना है, इसलिए इसको बोलेंगे बिंदु पथ। और यही बिंदु पथ क्या कहलाता है? तरंगागर कहलाता है। और इस तरंगागर की आकृति देखो कैसी है? गोलीय तरंगागर है, गोले के जैसी है। तो ये तरंगागर कौन सा तरंगागर कहलाएगा? गोलीय तरंगागर कहलाएगा। अब गोलीय तरंगागर की डेफिनेशन क्या बोलोगे? किसी बिंदु स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ, इन सभी बिंदुओं का क्या है? ये बिंदुपथ। किसी गोलीय स्रोत के चारों, किसी बिंदु स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो इस बिंदु स्रोत से क्या होती हैं? ये सारे के सारे बिंदु इस बिंदु स्रोत से क्या है? समान दूरी पे हैं। तो इन समान दूरी पर स्थित जो बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? गोलीय तरंगागर कहलाता है। ठीक है, अगला सुनना। अब मैंने 2 बिंदु ले लिए, आपको पता होगा कि 2 बिंदुओं से मिलकर के क्या बनता है? एक रेखा बनती है। क्या बनती है? एक रेखा। अब ये बिंदु स्रोत भी सभी दिशाओं के अंदर क्या कर रहा है? तरंगों को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। तो ये बिंदु स्रोत भी सभी दिशाओं में तरंगों को उत्सर्जित कर रहा है, और ये बिंदु स्रोत भी क्या कर रहा है? सभी दिशाओं के अंदर तरंगों को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इसने जो तरंगें उत्सर्जित करी हैं, इन तरंगों के ऊपर बिंदु लेकर के उनको जोड़ते हो, ये क्या बन गया? एक गोलीय तरंगागर। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? एक गोलीय तरंगागर। और इन दोनों गोलीय तरंगागर को अगर आप लोग जोड़ देते हो, तो ये क्या बन जाएगा? एक ये बेलनी तरंगागर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बेलनी तरंगागर। तो इस बेलनी तरंगागर के अंदर 2 बिंदु स्रोत काम में आई हैं, और इन दोनों बिंदु स्रोत को मिलाने के बाद में ये क्या बन गई? एक रेखा बन गई, सरल रेखा बन गई।
ए से लेकर के बी तक क्या बन गई, ये एक रेखा बन गई। इसलिए इस स्रोत को बोलेंगे, ए बी स्रोत को क्या बोलोगे आप यहाँ पे, रेखीय स्रोत बोलोगे। क्या बोलोगे, रेखीय स्रोत। और आप लोग देखो इस रेखीय स्रोत से सारे के सारे इधर भी 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 ये सारे ये जो बना है ये बड़ा, ये बार बड़ा, ये क्या कहलाता है, ये बेलनी तरंगागर कहलाता है। तो बेलनी तरंगागर की डेफिनेशन कैसे बोलोगे, कि इस रेखीय स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो इस रेखीय स्रोत से क्या है, समान दूरी के ऊपर है। ठीक है, तो रेखीय स्रोत से समान दूरी पर स्थित उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, बेलनी तरंगागर कहलाता है, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट कहलाता है। कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं है? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो समतल तरंगागर तो सिंपल सा ही है। अगर इस गोलीय तरंगागर का मैं छोटा सा भाग कोई भी काट लेता हूँ, या फिर इसका मैं छोटा सा भाग मैं कोई भी काट लेता हूँ, तो वो क्या बनेगा, एक प्रकार का समतल तरंगागर बनेगा। देखो ऐसे ही तो बनेगा वो, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ऐसा बनेगा ऐसा। और इससे जो भी तरंगें उत्सर्जित होंगी, ये कौन सा तरंगागर है, ये समतल तरंगागर है। कौन सा तरंगागर है, समतल तरंगागर। सिंपल सी बात। तो गोलीय तरंगागर या बेलनी तरंगागर का छोटा सा भाग, या फिर इसकी डेफिनेशन ये देखो, ये बोर्ड आप लोगों के सामने है। अगर आप इस बोर्ड को आप लोग दूर से देखोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, आयताकार दिखेगा। लेकिन जब आप लोग जैसे ये खड़े हो, आप लोग इसके सामने जाकर के ऐसे देखोगे, आपको कैसे दिखेगा, ये एकदम से समतल दिखेगा। इसका आकार थोड़ी डिफाइन कर पाओगे एकदम से सामने जाकर, दूर जाकर देखोगे तो आपको इसका आकार पता चल जाएगा। लेकिन जैसे आप किसी दीवार के पास में जाते हो, एकदम से उसके सामने जाकर खड़ा हो जाते हो, आपको एकदम से प्लेन दिखता है, समतल दिखता है, कुछ नहीं दिखता, मतलब उसका आकार डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो सीधी सी बात है, गोलीय तरंगागर या बेलनी तरंगागर का बहुत बड़ा भाग क्या कहलाता है, समतल तरंगागर। या फिर क्या बोलो, गोलीय तरंगागर या बेलनी तरंगागर का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, समतल तरंगागर। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। और चाहे वो कोई सा भी तरंगागर हो, ये जो इस तरंगागरों से जो किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, ये तरंगे हमेशा तरंगागर के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है, कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो मैंने 3 तरंगागरों की डेफिनेशन आप सब लोगों के सामने बताई है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत के चारों ओर सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जिस रेखीय स्रोत से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं, क्या कहलाता है, गोलीय तरंगागर। और इसमें किसी रेखीय स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो रेखीय स्रोत से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं, क्या कहलाता है, रेखीय स्रोत। और इनका बड़ा रूप क्या कहलाता है, समतल तरंगागर कहलाता है। अच्छा, बेलनी तरंगागर। अब देखो तरंगागर की डेफिनेशन जब भी आपको बोलनी है, तो तरंगागर तो ये भी है, तरंगागर ये भी है, तरंगागर ये भी है। बस इनमें अंतर क्या है कि इसमें बिंदु स्रोत काम में आ गया, इसमें बिंदु स्रोत की जगह पे अपन ने एक नया नाम ले लिया कि इसका नाम क्या था, रेखीय स्रोत। तो स्रोत का नाम ही तो चेंज किया है। तो स्रोत का नाम अगर आप लोग नहीं बताओगे तो है तो वो तो सीधा सा बात है, इसको बिंदु स्रोत बोल रहे हो, इसको रेखीय स्रोत बोल रहे हो। अगर सीधा से मैं ये बात बोल दूं कि किसी प्रकाश स्रोत, नाम मत बोलो कि वो बिंदु है फिर वो रेखीय है, किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो इस प्रकाश स्रोत से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं। प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत तो है, ये नाम थोड़ी बोला है कि रेखीय प्रकाश स्रोत है। कि प्रकाश स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जिस प्रकाश स्रोत से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं, क्या कहलाता है, बेलनी तरंगागर कहलाता, सॉरी तरंगागर कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, जो इस बिंदु स्रोत से क्या, प्रकाश स्रोत से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं, क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाता है। 3 प्रकार का होता है गोलीय तरंगागर। गोलीय तरंगागर तो देखो आप लोग डेली बिहेवियर के अंदर भी देख सकते हो। एक तालाब है, उस तालाब के अंदर आप लोग एक पत्थर उठाओ और वैसे छोड़ दो, वो पत्थर जैसे इस तालाब के अंदर जाकर के गिरेगा तो आप लोग देखना, जल के अंदर भी तरंगागर आप लोग देख सकते हो, वो पानी जो है ऐसे ऐसे गोलाकार रूप से क्या होगा, फैलता हुआ आपको दिखेगा। ऐसे फैलता कि नहीं फैलता, वो सारे के सारे क्या है, वो गोलीय तरंगागर ही हो। ये हो गई किसकी बातें, तरंगागर की बातें। कोई डाउट है यहाँ तक, मेरे हिसाब से आप लोगों को इनके अंदर डाउट नहीं होगा। चलो, द्वितीय तरंगागर की परिभाषा बताने से पहले, चलो द्वितीय तरंगागर की परिभाषा ही बता देता हूं मैं पहले तो आपको। ये हो गया तरंगागर। अगली जो डेफिनेशन है वो है द्वितीय तरंगिकाएं। तो आइगेन ने बात बताई थी कि प्रकाश जो होता है वो तरंगागर एवं द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलता है। तो हम लोग बात कर ली, हमने तरंगागर की बात कर ली।
अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं, द्वितीय तरंगिकाओं की बात करते हैं। द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती हैं? देखो, एक बार मैं वापस आप लोगों को एक एग्जाम्पल तरंगागर वाला समझा के, जैसे मैंने एक ले लिया आपके सामने, एक गोली तरंगागर ले लिया। गोली तरंगागर एक बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हुआ था, बना था। ये एक बिंदु प्रकाश स्रोत है एस। इस बिंदु प्रकाश स्रोत के सामने, इस बिंदु प्रकाश स्रोत से बहुत सारी क्या हुई थी, तरंगें उत्सर्जित हुई थी। मैं बना देता हूँ आपको। सभी दिशाओं के अंदर बहुत सारी क्या उत्सर्जित हुई थी, तरंगें उत्सर्जित हुई थी। और इन तरंगों के ऊपर आपने क्या लिया था, एक बिंदु लिया था, ठीक है। और इन सभी बिंदुओं को आपने मिलाया था तो क्या बना था, एक तरंगागर बना था। क्या बना था, एक तरंगागर। चलो मैं वो वापस आपको मिला के दिखाता हूँ। ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं एक बार सिर्फ इस गोल तरंगागर का एक छोटा सा भाग आप सब लोगों के सामने ले रहा हूँ, इनको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। तो मैंने गोली तरंगागर का एक क्या ले लिया, एक भाग ले लिया। ये एस क्या है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत। और मैंने 3 बिंदुओं की बात करता हूँ, ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी और ये है बिंदु सी, ठीक है। इन बिंदुओं को हम लोगों ने मिला दिया आपस के अंदर, तो वो क्या बन गया था, गोली तरंगागर बन गया था। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती हैं, सुनो। ये चाहे वो जैसा भी तरंगागर है, ये गोली तरंगागर का एक भाग है वो, चाहे ये रेखीय बेलनी तरंगागर का एक भाग हो, चाहे समतल तरंगागर का एक भाग हो, इन तरंगागरों की इन तरंगागरों, ये तरंगागर तो सिर्फ यही है, इधर वाला ये, इस बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। ये तरंगागर जिन जिन बिंदुओं से मिलकर के बना है, ये सारे के सारे बिंदु ऐसे बोलते हैं कि साहब देखो, इस बिंदु से हम लोगों ने, इस बिंदु को आप लोग क्या बोल रहे हो, इस बिंदु से हम लोगों को तीनों को हमको उत्पन्न किया है, तो हम लोग भी जो है एक नए प्रकाश स्रोत की बातें कार्य करेंगे। तो गोलीय तरंगागर या फिर जो भी तरंगागर जिस भी बिंदु को मिलाने पर बना है, वो सारे के सारे बिंदु हैं। जैसे इसके अंदर 3 बिंदु हैं, गोलीय तरंगागर का एक छोटा सा भाग ही तो है, इसके अंदर कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं। तो इस तरंगागर के ये तीनों जो बिंदु होते हैं, ये बोलते हैं कि नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लग जाते हैं। अब नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे तो ये भी जो है लगातार क्या करेगा, सभी संभव दिशाओं में तरंगों को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और इनके ऊपर अगर हम लोग बिंदु लेंगे, उन बिंदुओं को अगर आप लोग मिला दोगे तो एक नया तरंगागर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ये भी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, तो ये भी एक सभी दिशाओं के अंदर क्या करेगा, तरंगों को उत्सर्जित करेगा। और इसके ऊपर आप लोग बिंदु लेकर के अगर इनको मिलाओगे तो एक नया तरंगागर बनेगा। ऐसे ये भी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, इससे भी सभी दिशाओं में तरंगें उत्सर्जित होंगी, और इनको अगर आप लोग मिला दोगे तो एक नया तरंगागर बनेगा। अब देखो, इस गोलीय तरंगागर का प्रत्येक बिंदु ए बी सी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगा है, और नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने के कारण इनसे क्या हुई, सभी दिशाओं के अंदर तरंगों क्या किया, इन्होंने उत्सर्जित किया। नए प्रकाश स्रोत की बातें कार्य करने के कारण ये जो सारे के सारे बिंदु स्रोत होते हैं, ये सभी दिशाओं में तरंगों क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन तरंगों को तो बोलते हैं क्या, ये इन्होंने वापस जो तरंगें उत्सर्जित करी ना, इन तरंगों को तो क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। और इन द्वितीय तरंगिकाओं के ऊपर सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, जिसको मिला दिया आप लोगों ने, इस बिंदु पथ को बोलते हैं द्वितीय तरंगागर। इन तरंगों को तो क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। और इस तरंगागर को, द्वितीय तरंगिकाओं ने जिस तरंगागर का निर्माण किया है, उस तरंगागर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीय तरंगागर। इस द्वितीय तरंगागर के पीछे पीछे वाले भाग को अगर आप लोग मिला देते हो, तब जो तरंगागर बनेगा, इसको बोलते हैं पश्च द्वितीय तरंगागर। ये पूरा पूरा द्वितीय तरंगागर है, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पश्च द्वितीय तरंगागर। और आगे वाले भाग को अगर आप लोग मिला देते हो, इस आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, अग्र द्वितीय तरंगागर। ये क्या कहलाता है, अग्र द्वितीय तरंगागर। और ये क्या कहलाता है, पश्च द्वितीय तरंगागर। पश्च द्वितीय तरंगागर कहलाता है, ठीक है। याद हो जाएंगी बातें। तो अग्र द्वितीय तरंगागर, द्वितीय तरंगिकाएं किसे कहते हैं, सचित्र इसकी व्याख्या कीजिए तो आप क्या बोलोगे, चित्र अनुसार एस एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, और तीसरा एक जो है गोलीय तरंगागर के एक छोटे भाग को यहाँ पे दर्शाया गया है, छोटे से भाग को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके 3 बिंदु हैं ए बी सी। ये तीनों बिंदु या फिर
जितने भी बिंदु हैं उसके ऊपर ये सारे बिंदु जो होते हैं ये नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं और सभी दिशाओं में तरंगों क्या करने लग जाते हैं, उत्सर्जित करने लग जाते हैं। इन तरंगों को तो क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। और इन तरंगों के ऊपर उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो इन सभी बिंदुओं से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं, उस तरंगागर को क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। इस द्वितीय तरंगागर और इस द्वितीय तरंगागर का पश्चिम भाग, पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, पश्चिम द्वितीय तरंगागर, और आगे वाला भाग क्या कहलाता है, अग्र द्वितीय तरंगागर। पीछे की दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर, बैकवर्ड के अंदर, रिवर्स दिशा के अंदर प्रकाश कभी नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा के अंदर आगे की ओर गमन करता रहता है। पीछे की दिशा के अंदर प्रकाश गमन क्यों नहीं करता है, इस बात की व्याख्या भी हाइगन नहीं कर पाया। साथ ही साथ पश्चिम दिशा में अगर प्रकाश का आयाम शून्य होता है तो इस पश्चिम द्वितीय तरंगागर की कल्पना को क्या मान लिया जाता है, निरस्त मान लिया जाता है। ये जो है इसको क्या मान लिया जाता है, निरस्त। और बोलते हैं कि सीधा हाइगन ने ये बात बताई कि हमारी सिर्फ कौन सा तरंगागर काम में आएगा, अग्र द्वितीय तरंगागर हमारे काम में आएगा। इस बात की व्याख्या भी हाइगन नहीं कर पाया, इसलिए हाइगन का सिद्धांत जो है ये भी एक कमी रही। ठीक है, कि पश्चिम दिशा के अंदर प्रकाश कायम क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए पश्चिम द्वितीय तरंगागर की कल्पना को क्या माना जाता है, निरस्त माना जाता है। ये थी तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं की परिभाषा और उनके प्रकार। अब देखो मैं आप सब लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी बात करता हूँ। तो पूछा जाता है, आज हम लोगों ने तरंग प्रकाशिकी की चैप्टर की नींव रखी है। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या की जाएगी और अपवर्तन की व्याख्या की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट 2024 के लिए वो क्लास आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। उसको प्लीज कृपया करके आप लोग जो उसको अवॉइड ना करें, जरूर देखें उस क्लास को। और ये क्लास जो है नींव है, स्टार्टिंग है, चीजें क्या होंगी, किस वे के मतलब किस दिशा के अंदर जाएंगी, इसलिए इस क्लास को अभी आप लोग पूरा देखने की कोशिश जरूर करें। देखो एक क्वेश्चन मेरे सामने हो, क्वेश्चन करके दिखाना आप लोग, ये क्या है, एक समतल तरंगागर, एक समतल तरंगागर एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस व एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो इनसे निर्गत तरंगागर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये बात करेंगे। अब देखो ये तीनों में से एक जरूर पूछा जाए, मेरा तो ये मानना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर ढंग से इसको देखना। एक समतल तरंगागर एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक प्रिज्म पे आपतित होता है। समतल तरंगागर आपको पता ही, बेसिक सी बात है कैसा होता है। पहले देखो हम लोग आपतित करते हैं समतल तरंगागर को एक उत्तल लेंस के ऊपर, पहले डायग्राम के अंदर ये एक समतल तरंगागर है। इसे सपोज करके देखो मैंने 3 तरंगें यहाँ से उत्सर्जित करी है। पहले हम लोग इस तरंगागर को किस पे आपतित कर रहे हैं, एक उत्तल लेंस के ऊपर। आपको पता है उत्तल लेंस ऐसा होता है, किसी न किसी कांच का बना। तो अब देखो अब लोग मेरे को बताना कि इसके निर्गत कौन सा होगा, इससे बाहर कौन सा निकलेगा। अब ये तीनों की तीनों जो तरंगे होती हैं समान वेग से चल रही हैं। उत्तल लेंस के बारे में हमको पता है कि उत्तल लेंस जो होता है कोनों से तो कैसा होता है, पतला होता है, और बीच से कैसा होता है, चौड़ा होता है। अब लोग मेरे को ये बताओ, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों तरंगे, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबरी मोटाई का है। ये तरंग भी उतनी दूरी तय, ये देखो विरल माध्यम के अंदर वाला कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम के अंदर ये तरंग जितनी दूरी तय करेगी, सघन माध्यम के अंदर ये वाली तरंग भी उतनी ही दूरी तय करेगी। लेकिन इन दोनों की बजाय बीच वाली तरंग ये क्या करेगी, ज्यादा दूरी तय करेगी। और सघन माध्यम के अंदर जैसे ये इंटर करेगी, आपको पता है सघन माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तरंगे इतनी दूरी तय करेंगी, ये तरंग ज्यादा दूरी तय करेगी। दैट सपोज करके देखो आप लोग कि इस तरंग ने यहाँ से दूरी तय कर दी, मान लो ये यहाँ पे पहुंच गई,
कहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ पे। ये तरंग बताओ मेरे को, ये ज्यादा दूरी तय करेगी, स्पीड कम हो जाएगी, ये इससे आगे जाएगी या फिर इससे पीछे आएगी? ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या आएगी, वो पीछे ही आएगी। ये यहाँ पे, जब तक ये तरंग यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये कहाँ पे रहेगी, ये पीछे ही रहेगी। ये तरंग जो है ये उतनी दूरी तय करेगी जितनी ऊपर वाली ने करी है। तो सीधी सी बात है, ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, जितनी ये वाली पहुंची थी इतनी दूरी पे ये पहुंच जाएगी। ये 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनेगा, एक तरंगागर बनेगा। ये बना, ये कौन सी तरंगागर का एक हिस्सा बना है, ये गोलीय तरंगागर का एक क्या बना है, एक हिस्सा बना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कौन सा तरंगागर आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा गोलीय तरंगागर। कैसा मिलेगा, गोलीय तरंगागर। इस गोलीय तरंगागर की आपसे प्रकृति पूछे कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब लोग मेरे को बताओ, ये कौन सी तरंगागर का एक हिस्सा लग रहा है आपको, ही मतलब कौन सा दर्पण के जैसा लग रहा है, उत्तल दर्पण के जैसा, इसके ऊपर प्रकाश आकर के अगर गिरेगा तो इसको फैला देगा। क्या कर देगा, उसको ये फैला देगा। तो फैला देता है सभी दिशाओं के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं उसको, अपसारी। ओके, पहला डायग्राम तो ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर समतल दर्पण, समतल तरंगागर, सॉरी, ये समतल तरंगागर अब की बार किस पे आपतित हो, ये तो कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस। ये क्या है, समतल तरंगागर। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। समतल तरंगागर एक उत्तल लेंस पे आपतित होगा। ये वाला भाग ज्यादा चौड़ाई का होता है अवतल लेंस के अंदर और बीच वाला भाग कम चौड़ाई का होता है। तो मेरे को बताओ, इसके अंदर ये तरंग और ये तरंग तो बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन ये तरंग जो है कम दूरी तय करेगी सघन माध्यम के अंदर। तो ये तरंग दैट सपोज करके देखो, मान लो एक बार के लिए यहाँ पे पहुंच गई, इसको पार करके कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। ये वाली तरंग को तो इसकी बजाय तो कम ही दूरी तय करनी है, ठीक है। तो ये इससे पीछे रहेगी, आगे जाएगी, ये इससे आगे जाएगी, कम दूरी तय करनी है। तो ये मान लो पहुंच गई यहाँ पे। ये जो तरंग है, इस तरंग को इसके बराबर ही दूरी तय करने की, बराबर बराबर मोटाई के भाग है, सीधी सी बात है, ये उतनी दूरी तय करेगी जितनी ये करी थी इसे। ये भी कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे। इन तीनों बिंदुओं को अगर आप लोग मिलाओगे तो कौन सा तरंगागर बना है, कौन सी तरंगागर का भाग है, ये गोलीय तरंगागर का भाग है। तो ये भी कौन सा तरंगागर बनेगा, गोलीय तरंगागर बनेगा। अच्छा, इसकी प्रकृति बताओ, अगर इसके ऊपर प्रकाश आकर के गिरेगा तो इसको क्या करेगा, ये फैलाएगा या फिर ये केंद्रित करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या कर देगा, उसको ये केंद्रित कर देगा। तो केंद्रित करने वाले को क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो गोलीय तरंगागर है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। तीसरा फाइनल देखिए, प्रिज्म के ऊपर। अगर ये समतल तरंगागर किसी प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है, ये चलो मैंने ले लिया आपके सामने एक प्रिज्म, ए बी और सी। प्रिज्म फिलेंट कांच का बना होता है, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अब देखो, ये भाग सबसे कम मोटाई का है, फिर ये ज़्यादा, फिर ये बहुत ज़्यादा मोटाई का है। इस तरंग को सबसे कम दूरी तय करनी है, इसको इसकी बजाय ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा। दैट सपोज करके देखो, ये तरंग पार करके इसको कहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ पे पहुंच गई है। ये वाली तरंग इसको ज़्यादा दूरी तय करेगी सघन माध्यम के अंदर, इससे आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये इससे कहाँ पे रहेगी, पीछे रहेगी। सपोज करो ये यहाँ पे आ गई। इस तरंग को तो और भी ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो इससे तो और भी ज़्यादा पीछे आएगी, ये आ गई यहाँ पे। इनको मिलाओ, कौन सा तरंगागर है, एक प्रकार का ही समतल तरंगागर है। समतल ही तो है, लेकिन समतल तरंगागर को प्रिज्म पे आपतित किया तो समतल ही मिला, लेकिन ये सीधा था और ये कैसा है, मुड़ा हुआ। तो मिलेगा तो कैसा, समतल तरंगागर लेकिन झुका हुआ, किसी कोण के ऊपर आपको झुका हुआ, ये आपको मिलेगा। ये आज हम लोगों ने बात करी है, इस पूरे क्लास के अंदर हम लोगों ने बात करी है तरंग प्रकाशी की बेसिक बातों की। पहले हमने बात करी थी न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, बेसिक बातें थी, वो ज़्यादा खास चल नहीं पाया। उसके बाद में कौन सा सिद्धांत आया था, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने प्रकाश को कौन सी तरंग माना, ध्वनि तरंग की यांत्रिक तरंग होती है, प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। उतरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, कौन सी माध्यम की कल्पना करी गई थी, ईथर माध्यम की कल्पना करी थी। साथ में ये बताया था
कि प्रकाश जो तरंगागर और द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलता है। तरंगागर के बारे में मैंने आपको बताया, किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर उन सभी बिंदुओं का बिंदु पक्ष तो इस प्रकाश स्रोत से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं। क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। गोलीय, गोलीय के अंदर प्रकाश स्रोत कैसा होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, कैसा होता है, बिंदु। बेलनी के अंदर प्रकाश स्रोत कैसा होता है, रेखीय। और इन दोनों का बड़ा भाग क्या कहलाता है, समतल तरंगागर कहलाता है। फिर हमने बात करी द्वितीय तरंगिकाओं की, कि तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है, जिनसे उत्सर्जित तरंगों को तो क्या कहते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। और द्वितीय तरंगिकाओं से क्या मिलता है, एक द्वितीय तरंगागर मिलता है, जिनके पीछे वाले भाग को मिलाने पे क्या मिलेगा, अग्र द्वितीय पश्च द्वितीय तरंगागर। और आगे वाले भाग को मिलाने पे क्या बनेगा, अग्र द्वितीय तरंगागर। पश्च द्वितीय तरंगागर की कल्पना को निरस्त मान लिया जाता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में प्रकाश कायम कैसा होता है, शून्य होता है। उसके बाद में आप लोगों के सामने मैंने एक प्रश्न लिया, उत्तल लेंस पे आपतित करोगे तो गोली मिलेगा, लेकिन अपसारी। अवतल पे आपतित करोगे तो कैसा मिलेगा, गोली लेकिन अभिसारी। और प्रिज्म के ऊपर आपतित करोगे तो समतल ही मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, झुका हुआ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग जो है आइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे और आइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो इसी प्रकार से क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए एक नए जोश के साथ में। जब आप क्लास के अंदर पढ़ो तो आप लोगों को लगना चाहिए हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग क्लास को कंटिन्यू पूरा एकदम से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो वास्तव में आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। और नई क्लास के लिए थोड़ा टाइम लगे तो उसके लिए आप लोग वेट करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।